कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का Q1 FY27 का रिजल्ट आज आ गया। दोनों के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, प्राइस को भी समझेंगे। मीनवाइल अगर आपके पास एक्सिस बैंक का शेयर है ना, तो आप याद रख लो ये प्राइस 1420, ठीक है ना। 1420 बहुत आसानी से नहीं जाने वाला है, उसके ऊपर प्राइस को जाने में शॉर्ट टू मीडियम टर्म लगेगा। इसका रीजन क्या है, हम जब पीपीटी पे जाएंगे तो समझेंगे। दूसरा, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को इन्वेस्ट किया है आपने, या आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो तो करते हैं मीन रिवर्जन, जहां पे दो रेंज होते हैं, जहां पे बाय करना है और जहां पे सेल करना है। इफ यू आर ए टेक्निकल एनालिस्ट तो आप समझ रहे होगे। कोटक महिंद्रा बैंक में 300-310 के आसपास खरीदो और 415-430 के आसपास बेच दो। यही स्ट्रेटजी है, पिछले 4-5 साल से यही चल रहा है, और मुझे लग रहा है जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिए जा रहा है ना, तो ये अगले कुछ सालों तक यही चलेगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं एक्सिस बैंक का। देखो, एक्सिस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो बढ़ा है Q1Q 1%, जो लोन बुक है वो बढ़ा है 2%, ठीक। अभी लोन बुक में कम ग्रो रहा, उसके साथ साथ डबल वैमी क्या है ना, कि इनका जो असेट क्वालिटी है ना, उसमें भी डिटोरिएशन आया है। बी द क्रेडिट कॉस्ट, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, फ्रेश स्लिपेज, ठीक है। इसके अलावा सारा हम देख लेते हैं फटाफट। जो कासा है ना, कासा में भी जो ग्रोथ होना चाहिए, बीइंग द यूनिवर्सल बैंक, और आप टॉप 3 टॉप 4 में आते हो, तो वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी फटाफट देख लो आप। जैसे मैंने क्या बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम में Q1Q 1% का इंक्रीज आया, जो फी इनकम है उसमें भी डिटोरिएशन है बाय 6%, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये क्या है, ये है डिपॉजिट मिक्स। यहां पे जो पिंक देख रहे हो ना, पिंक इज फॉर फिक्स डिपॉजिट, और आपको जो नीचे दिख रहा होगा ना, वो है आपका सेविंग अकाउंट, और उसके ऊपर वाला है ये करंट अकाउंट। अगर आप देखो तो Q1Q ये जो मिक्स है ये बढ़ा है 6%, और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 18%, जबकि आपका जो कासा है वो बढ़ा है 13 और 14% के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो कासा रेशियो है एक्सिस बैंक का, वो धीरे धीरे ना नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि कासा कम जा रहा है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होता है वो इवेंचुअली बढ़ेगा, ठीक है। वो समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं यहां पे सेगमेंट लोन मिक्स। सेगमेंट लोन मिक्स में अब देखो, ये जून का बार है और ये है मेगा बार। यहां पे देखो, अब देखो ये रिटेल है। जब जो सबसे नीचे दिख रहा है ना बरगंडी कलर का, वो दिख रहा है रिटेल का। इसमें सीक्वेंशियली कोई भी ग्रो नहीं आया, मतलब रिटेल सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, समझा। उसके बाद अगर देखो तो जो इनका एसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट है, उसमें उन्होंने 3 और 5% का रिस्पेक्टिवली ग्रोथ करा है, जो ओवरऑल होता है 2%। अभी 2% का ग्रोथ बहुत कम है ओवरऑल बुक पे। आपका रिटेल भी आप ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। फिर मैंने उससे पहले क्या बताया कि जो कासा है उसमें भी ईयर ऑन ईयर डिप्लीशन होते जा रहा है कासा रेशियो में, विच इज अगेन बैड, ठीक है। अभी देख लो ये, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक में भी और एक्सिस बैंक में, जिसमें इन्होंने काम किया है, वो है ओपेक्स बाय इनकम रेशियो, ओपेक्स बाय एयूएम, और जो आप कहो जो सीटीआई कहते हैं, कॉस्ट टू इनकम, ठीक है ना। उसमें इन्होंने अच्छा खासा ना सीक्वेंशियली कटौती की है, जिससे कारण हम देखोगे ना कि दोनों अपने पैट को, मतलब डिग्रोथ नहीं आया सीक्वेंशियली, उसी के कारण पैट आप देखो, पैट बढ़ा है सीक्वेंशियली जस्ट बाय 1%। अब ये देखो, इनका कॉस्ट ऑफ फंड है ना एक्सिस बैंक का, वो प्लेट्यू हो गया, मतलब वो एक लाइन पे जाके ना वहां स्टैग्नेंट बन गया। इट इज अराउंड 5.06 पिछले क्वार्टर में था, अभी है 5.04। नाउ यहां पे देखो जो इनका निम है, ठीक है, वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये पिछले 5 क्वार्टर से आपको दिख रहा है। देखो 3.8 हुआ, फिर 3.73, 3.64, 3.62 एंड 3.46। अभी चूंकि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कम होते जाएगा, ठीक है। यहां पे भी देख लो 3.62, एक तो इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ, ये इसलिए हुआ होगा कि कुछ जो लोन ग्रॉस एनपी हो गया, ग्रॉस एनपी होने के बाद जो आपने इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया है इंटरेस्ट इनकम में, उसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो उसके कारण आपको एक इंटरेस्ट रिवर्सल दिखेगा और स्प्रेड में डिक्लाइन आ गया, मतलब इनका यील्ड भी कम हुआ है, जिसके कारण देख लो 3.62 से 3.46 हो गया, ठीक। अब हम आते हैं फटाफट इनके एसेट क्वालिटी पे। इज ऑन पेज नंबर 43 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस, देखिए अब ग्रॉस एनपीए में क्या हुआ है। जो ये ग्रॉस एनपीए था 1.23,
इन Q4 FY26 और Q1 में कितना है, ये है 1.28। सिमिलरली नेट एनपीए भी 0.37 से हो गया है 0.39, विच इज अगेन बैड। अगेन आप फ्रेश स्लिपेजेस देखो, ये भी क्या हुआ है, फ्रेश 1.63 से 1.79 हो गया, ठीक है। जो ये अगेन दिखा रहा है कि सिचुएशन इज नॉट गुड राइट नाउ। और यहां पे सबसे बड़ी बात है ना, आप रिटेल में देखना, रिटेल में ग्रॉस एनपीए है 1.98 और नेट एनपीए है 0.67। दैट इज द रीजन कंपनी ने, मुझे लग रहा है, रिटेल में बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। और रिटेल में देयर इज अ मेजर चंक इन द लैप और होम लोन। देखो अभी इनका कॉन नहीं आया, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि पिरामल फाइनेंस के जो एमडी थे, उन्होंने बोला था कि वी आर विटनेसिंग सम काइंड ऑफ डिस्ट्रेस इन द लैप एंड होम लोन इन द साउथ। आईटी की बात उन्होंने की थी। फिर कल आया था आरबीएल का रिजल्ट भी। आरबीएल के रिजल्ट में भी आप जाके देखो तो सिक्योर्ड एसेट में जो है ना, सिक्योर्ड एसेट में स्पेशली इन द होम लोन एंड द लैप, उसमें भी सीक्वेंशियली थोड़ा सा डिटोरिएशन आ रहा है इन सिक्योर्ड एसेट। तो मुझे बस ये समझना है कि ये क्या, ये सेक्युलर क्रॉस इंडस्ट्री हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो हमको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ, मतलब कुछ इशू आ सकते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा स्टॉक लिया हुआ है, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट भी देखो आप 0.75 से 0.92 हो गया। तो मोटा मोटा यही है ना यार कि अभी एक्सिस बैंक कुछ क्वार्टर तक, पहले तक ना 15% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। तो इफ द बैंक विल कंटिन्यू टू ग्रो सच काइंड ऑफ स्पीड, जहां पे पैट 1% से ग्रोथ कर रहा है सिक्वेंशियली, आपका लोन बुक बढ़ नहीं रहा है, रिटेल के कारण आपको यील्ड आता है, ठीक है, और आपका स्प्रेड मोटा बनता है और निम कम होते जा रहा है, तो कहां से पैसा बनेगा। क्योंकि निम कम हुआ, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण का रिटर्न ऑन इक्विटी कम होगा, राइट, रिटर्न ऑन एसेट आपका कम होगा, ठीक है। अभी फटाफट हम इसका एक चार्ट देख लेते हैं। देखो एक्सिस बैंक का जो चार्ट है ना, दैट इज नो डाउट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट ये है मंथली टाइम फ्रेम, और मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कहा ये जो लाइन है ना, इसको क्रॉस करने के लिए ना जो आपको चाहिए एनर्जी, वो तभी आएगी व्हेन यू स्टार्ट शोइंग अप ट्रेंड, ठीक है, इन द लोन बुक, स्पेशली इन द रिटेल। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास ये एक्सिस बैंक होगा ना, तो अभी थोड़ा सा इशू हो सकता है इसको मूव करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो 1221 का लाइन है, ठीक है, ऊपर क्या है 1420, 1221 का जो लाइन है, वहां पे जाके देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस फॉल आता है ड्यू टू सम नी जर्क रिएक्शन, अगर मार्केट को अगर रिजल्ट पसंद नहीं आता है और एक नी जर्क रिएक्शन आता है, और वहां पे अगर आफ्टर अ कंसोलिडेशन, समझना, कंसोलिडेट करेगा, पहले फॉल करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, और फिर अगर उसने डेली चार्ट पे हायर हाई बनाना शुरू किया, हायर हाई और हायर लोस, तो वी कैन ग्रैब दिस स्टॉक। अभी देखो 1-2 क्वार्टर के पे ना हम स्टॉक को खराब नहीं बोल सकते। कोटक महिंद्रा बैंक एक दूसरा केस है, वो पिछले 2-3 साल से वही किया जा रहा है। एक्सिस में ऐसा केस नहीं था, टू बी वेरी फेयर, ओके। अभी हम चलते हैं, दूसरा कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक, यस। अभी देखो कोटक महिंद्रा बैंक का ना, मैंने आपको क्या बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक में इफ यू वांट टू डू अ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सीख लो, ठीक है, नहीं तो मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा। इट इज वेरी इजी, बस एक रेंज होता है जिसके भी अंदर स्टॉक घूमता रहता है, ठीक है, वो हम चलेंगे, चार्ट पे बात कर लेंगे। अभी देखो फटाफट मैं बताता हूं इनका नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे, कितना ग्रो कर रहा है। इनका भी ग्रो कर रहा है 1%। अभी इनका लोन बुक का क्या ग्रोथ है, इन्होंने अच्छा ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का लोन बुक ग्रो किया 2%, इनका लोन बुक ग्रो किया बाय 3%, विच इज वेरी गुड। बट इन्होंने सोचा कि हम पैट में एक्सिस बैंक से डबल ग्रोथ करेंगे, तो इनका पैट कितना ग्रोथ किया, 2%। तो अगर आप रेशियो वाइज निकालो तो इनका जो पैट का ग्रोथ है दैट इज 100% एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का सिक्वेंशियली पैट ग्रोथ किया है 1%। इफ यू कंपेयर Q1 FY27 विद Q4 FY26, इनका ग्रो किया है 2%, ठीक है। बट इनमें थोड़ा सा इश्यूज ज्यादा है, लाइबिलिटी साइड भी इनमें इशू आया, दैट विल स्पीक, ठीक है। इनका भी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए नहीं बढ़ा है, लेकिन नेट एनपीए बढ़ गया है। इसका बढ़ने का रीजन क्या है कि इनका पीसीआर घट गया, मतलब प्रोविजन उन्होंने उतना सफिशिएंट नहीं किया vis-a-vis टू द प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। अभी समझो, यस, यहां पे सबसे मार करने वाली चीज है ना कासा। अभी ईओपी होता है एंड ऑफ पीरियड, मैंने हमेशा बताया कि एंड ऑफ पीरियड जो मतलब ईओडी था, समझ गया। अभी देखो यहां पे क्या हुआ, ये है March 26 और ये है June 26। ये कासा का हमको देखना है। कासा को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि कासा इज चीप कॉस्ट ऑफ फंड, फिक्स डिपॉजिट इज कंपेटिवली एज कंपेयर टू कासा इज एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है। आपको पता होगा जो आपका सेविंग अकाउंट रखते हो तो जनरली जो बड़े बैंक रहते हैं वहां 2.5-3% आते हैं, और फिक्स डिपॉजिट में 5.5 से लेकर 7% मिलता है, ठीक है। अभी देखो जो सबसे अलार्मिंग चीज है ना कि इनका देखो कासा रेशियो कैसे
डिक्लाइन कर रहा है। मार्च 26 में था ये 43.3% और अभी कितना हो गया है 40.3%। ठीक है, विच इज ह्यूज। अभी आते हैं दूसरा चीज, ये क्या है, ये है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यहां पे था 101,647 करोड़, ठीक है, अभी हो गया 88,288 करोड़। मोटा मोटा कितना गिरा, 11 से 12% का डिक्लाइन आया सीक्वेंशियली, विच इज वेरी बैड। खराब है ना। आपका करंट अकाउंट अगर जा रहा है तो एक तो आपका फिक्स्ड जो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो जा रहा है, अभी समझना। प्लस करंट अकाउंट किसका होता है, करंट अकाउंट होता है बिजनेसेस का। नॉर्मल सैलराइड को तो करंट अकाउंट होता नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयड का रहेगा, फिर सिर्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल का रहेगा। अगर वो जा रहा है तो आपका बिजनेस बैंकिंग पे भी इश्यू आ सकता है, समझ रहे हो। ये इनडायरेक्ट समझ सकते हो, इंपैक्ट आ सकता है बैंक के। दूसरी चीज क्या है, फिक्स रेट सेविंग अकाउंट। फिक्स रेट सेविंग अकाउंट क्या रहता है, यहां पे फिक्स रेट रहता है, फ्लोटिंग नहीं रहता है। आप वो भी देखो, उसमें भी सीक्वेंशियली डिक्लाइन आया है, दो दैट इज वेरी मार्जिन, अप्रॉक्स 1% का है, बट आया है। ये एक अच्छी चीज नहीं है फॉर द बैंक। अगर बैंक का फ्रेंचाइजी है तो उसके लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम आते हैं यहां पे इनका कस्टमर असेट पे। मैंने क्या बताया, इनका 3% ग्रो किया है। 3% आप ग्रो करोगे ना तो आपको ऑप्टिकली लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक कैच है। अगर आप इनका रिटेल बैंकिंग देखो ना तो रिटेल बैंकिंग में 1% का सिर्फ ग्रोथ है। कितना, 1%। और जो इनका सिक्योर्ड है, मतलब होम लोन ले लो, लैप ले लो, ठीक है, और जहां पे ज्यादा यील्ड बनता था जैसे पीएल हुआ, बीएल हुआ, वहां पे तो भाई या तो डिग्रो किया नहीं तो प्लेट्यू है, मतलब फ्लैट है ग्रोथ सीक्वेंशियली। अभी बैंक जो होता है होलसेल फंडिंग में, देखो होलसेल फंडिंग में ना आपको एक बड़ा टिकट मिलता है, बट जो बहुत बड़ा आदमी है ना उसको आप बड़ा, उससे आप बड़ा स्प्रेड नहीं कमा सकते हो, ठीक है। 1% मिला है बस, देखो। हावेवर जो इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग है, जिसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग होता है, एसएमई बैंकिंग होता है, वो बढ़ा है 5%, विच इज गुड, ठीक है। तो इसके कारण आपको ओवरऑल लोन बुक देखेगा 3%, ठीक है, और नेट एवरेज 3% बढ़ा है। चलो अब हम आते हैं इनके असेट क्वालिटीज पे। फ्रेश स्लिपेजेस इनका देखो, आप Q4 FY26 को कंपैरिजन करो Q1 FY27 से, फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ा है। अब आप बोल सकते हो लोन बुक बढ़ा है, ये मतलब लोन बुक बहुत छोटा बढ़ा है भाई, बहुत कम बढ़ा है, 3% बढ़ा है। अब अगर आप कंपैरिजन करो तो उस रेशियो में तो ज्यादा बढ़ा है ना, ठीक है। अभी क्रेडिट कॉस्ट देखो, पिछले क्वार्टर में था 0.39%, इस क्वार्टर में 0.46%, दो वो मार्जिनली बढ़ा है, इंक्रीज मतलब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, मतलब इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जाते हैं ग्रॉस एनपीए में। देखो यहां पे ग्रॉस एनपीए आपको कम दिखेगा सीक्वेंशियली, बट नेट एनपीए आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। इसका रीजन क्या है कि प्रोविजन कम हुआ होगा ग्रॉस एनपीए का, तभी तो नेट एनपीए बढ़ा हुआ है ना, ठीक है, समझा। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे। देखो निम्स का क्या ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर में था 4.67%, इस क्वार्टर में 4.53%, ठीक है। निम कमजोर हो रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड तो हटा दो, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कम होगा, और रिटर्न ऑन एसेट, देखो रिटर्न ऑन एसेट जो है ना कोटक महिंद्रा बैंक के बदले, क्योंकि ये ना एक कॉन्ग्लोमरेट है, फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है, यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे कोटक प्राइम है, कोटक एमसी है, कोटक आपको एआईएफ फंड्स हैं, फिर इनका इंश्योरेंस का भी है, और उन सब किसी किसी बिजनेस ना अच्छा कर रहा है कंपेरेटिवली। तो यहां पे मोर ज्यादा अगर आपको इफिशियंट रेशियो रहेगा ना, वो रिटर्न ऑन ये रहेगा लोन्स, ठीक है, मतलब असेट के बदले जो लोन है उससे अगर आप देखते हैं ना, अगर रिटर्न ऑन लोन्स पे रहता ना जो इनका लोन बुक है, तो कंफर्म डिक्लाइन रहता है यहां पे। क्योंकि असेट के कराना है तो असेट में तो इन्वेस्टमेंट भी आता है, और बहुत सारा अच्छा खासा इन्होंने अच्छा कर रहा है। जिनका एमसी का बुक है या इंश्योरेंस का बुक है वो सब अच्छा कर रहा है, तो इसी के लिए आपको ऑप्टिकली ये सही दिखेगा ना। लाइक अच्छा इन्होंने क्या किया, लाइक एक्सिस बैंक, इन्होंने अपना कॉस्ट टू इनकम को इंप्रूव कर रहा है, इसीलिए दोनों बैंक का सीक्वेंशियली आपको पैट में डिग्रोथ नहीं दिखा है, ठीक है। नेट एनपीए देखो 0.25 से हो गया 0.27, क्रेडिट कॉस्ट 0.39 से हो गया 0.46, और स्लिपेज रेशियो भी आप देख लो 0.82 से हो गया आपका 1.03, ठीक। इसके कारण ओवरऑल देखो ना तो ओवरऑल दोनों का रिजल्ट अच्छा नहीं है। बट कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है ना यार, कोटक महिंद्रा बैंक मतलब पिछले बहुत दिनों से ऐसा रिजल्ट दिए आ रही है। एक्सिस बैंक में हम बोल सकते हैं, हो सकता है कौन कौन हम सुन लेते हैं, बट कोटक महिंद्रा बैंक का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, देखो इसमें तो भाई हमेशा मंथली चार्ट देखना। अगर आप इसमें डेली चार्ट
या इवन वीकली चार्ट देख के ट्रेड करने गए ना तो आप शहीद बनोगे फिर, पता है, मत करना ऐसा कभी भी। देख लो ये कब है, ये दिसंबर 2020। अभी क्या चल रहा है, आज चल रहा है 18 जुलाई 2026, मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, भाई मतलब छठा साल चल रहा है। और प्राइस आज भी 2020 के जो हाई था ना उससे नीचे ही है। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दो चीजें करनी है, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल से है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। यहां इसके पास आएगा, इसके पास आएगा नीचे वाली लाइन की तरफ, फिर मैं बता देता हूं ये वाली लाइन की तरफ, तो ये बायर जोन है और ये वाला लाइन है सेलर जोन। सिंपल, एकदम बच्चे की तरह समझ जाओ ये। देखो कोटक महिंद्रा बैंक ना उतना अच्छा नहीं कर रही, बट आप समझो कोटक महिंद्रा बैंक इज अ बुके ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर डूइंग अ फिनोमिनली गुड। और जब जिस दिन लिस्टिंग होगी ना उस दिन वैल्यू अनलॉक होगा। कौन कौन से है, जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, एमसी का बिजनेस है, कार का बिजनेस है, एआईएफ का बिजनेस है, ठीक है ना। इसलिए मतलब इसके एज अ बैंक उतना परफॉर्म नहीं करने के लिए ऑन द बेंचमार्क ये स्टॉक एक प्राइस के नीचे नहीं जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।